हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, उसके सेकंड यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस बुक के फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए। और मैं इस यूनिट की भी 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम मिसलों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, हैदराबाद का उदय किस तरह से होता है। इस वीडियो में हम मिसलों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि मिसलों का उदय कैसे हुआ, सिख राज्य में उनकी क्या भूमिका थी, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिसलों का उदय कैसे हुआ, सिख राज्य में उनकी क्या भूमिका थी। तो आंसर में हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम मिसलों के उदय के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनकी क्या क्या भूमिका थी सिख राज्य में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुओं की परंपरा का अंत हो गया और सिख धर्म का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बैरागी के हाथों में आ गया, जिनकी लोकप्रियता बंदा बहादुर के नाम से हुई। बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध 8 वर्षों से संघर्ष किया, लेकिन 1715 में उसको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो यहीं से मिसल जो थे उनका उदय हुआ था। जब गुरु गोविंद सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो था जो गुरु थे उनकी परंपराओं का अंत हो गया था। और जो उनके एक बंदा बैरागी थे, तो उनकी जो नेतृत्व था सिख धर्म का, वो उन्हीं के हाथ में आ गया था, जिसको बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं। तो बंदा बहादुर जो थे उनको मुगलों का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 8 साल तक मुगलों का विरोध किया, जिसकी वजह से उनको 1715 में पकड़ लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। अतः इसके बाद मुगलों ने सिखों को 10 साल तक नियंत्रण करने के प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद उन्होंने जो मुगल थे उन्होंने सिखों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। अतः ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी सहायता से सिख स्वयं को पंजाब में शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। तो सिख जो थे वो पंजाब में किस तरह से एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे, तो उसके बहुत सारे कारण थे। तो जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण है मुगल साम्राज्य की कमजोरी। तो मुगल साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था उन्होंने सिखों को, मुगलों ने, लेकिन फिर भी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? मुगल तो इतना बड़ा साम्राज्य था और सिख जो थे वो इतने कम थे, इतने ज्यादा तो नहीं थे जितना बड़ा मुगल साम्राज्य था। फिर भी वो सिखों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो इसलिए नहीं कंट्रोल कर पाए क्योंकि वो पहले से ही कमजोर होते जा रहे थे। मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर जा रहा था, क्योंकि 1707 में जो है वो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद मुगल जो थे वो पतन की ओर जाने लगे थे, मुगल प्रशासन। सेकंड है नादिर शाह और अहमद शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह और अहमद शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य पहले ही उस तरफ घिरा हुआ था, तो इसलिए वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया सिख साम्राज्य को। तीसरा है मराठा आक्रमण। मराठा जो थे वो भी अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने भी मुगलों पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से मुगल जो थे वो सिखों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अपना जो उनका जो प्रशासन था उसको भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, वो कमजोर होते जा रहे थे। फोर्थ है प्रांतीय प्रशासन में एक रूपता व एक सूत्र संपर्क की कमी। तो प्रांतीय प्रशासन जो था उसमें कोई सूत्र संपर्क नहीं था, एक रूपता नहीं थी, हर कोई अलग अलग चल रहा था। छोटे छोटे जो जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं ऐसे वहाँ पर भी राज्य थे। केंद्र में दिल्ली में तो मुगल थे, लेकिन छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ पर कोई और राजा राज करते थे, तो उनके साथ जो थी मुगलों की एक रूपता नहीं थी, सूत्र संपर्क में कमी आ रही थी। पांचवा है स्थानीय सरदारों व जमींदारों द्वारा साम्राज्य की अवमानना। तो स्थानीय सरदार थे और जमींदार थे, उन्होंने जो मुगल थे, जो मुगल सरकार थी उसको वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, उसकी अवमानना कर रहे थे, उनके जो कोई भी ऑर्डर्स होते थे उसको सीरियसली फॉलो नहीं करते थे। अब पंजाब में 18वीं सदी में इन सभी कारणों से बड़ी अराजकता पैदा हो गई थी और इस स्थिति से सिखों का सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उदय हुआ। तो इतने सारे कारण थे जिसकी वजह से मुगल जो थे वो पतन की ओर जा रहे थे, उनकी कमजोरी हो रही थी और जिस वजह से वो सिखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ना कंट्रोल करने की वजह से सिख जो थे वो एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरे और उनका उदय हुआ। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य का पतन हुआ और साथ ही सिख मिसलों ने पंजाब में प्रमुख भूमिका प्राप्त कर ली और सिख सरदारों ने स्वतंत्र विरासतों को बनाने में सफलता प्राप्त की।
सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अहमद शाह अब्दाली जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, अफगान साम्राज्य का पतन हो गया था और सिख मिसल जो थे वो पंजाब में महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आए और उन्होंने अपनी जो साम्राज्य था, अपनी जो स्वतंत्रता थी उसको प्राप्त कर लिया था। सफल हुए थे वो इसमें। सिखों ने मुगल अधिकारियों के दमन का सामना करने के लिए स्वयं को बहुत छोटे व अति गतिशील गुटों में संगठित किया, जिन्हें जत्थे यानी कि ग्रुप्स ही कहते हैं। तो कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने बहुत छोटे छोटे ग्रुप में और बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होने का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा गतिशील भी थे वो ग्रुप, तो उसमें उन्होंने खुद को संगठित कर लिया गया था, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए थे और उनके कमांडरों को जत्थेदार कहा जाता था। तो जत्थे और जत्थेदार बनाए गए थे। एकताबद्ध कार्यवाही को महसूस करते हुए जत्थेदारों ने एक संघ बनाने की कोशिश की और इसके लिए वे बैसाखी तथा दीपावली आदि त्योहारों के अवसरों पर एक समूह के रूप में मिलते थे। तो उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए थे और फिर जब वो एक साथ जुड़ते थे तो एक संघ बनाते थे। संघ बन गया था उनका, छोटे छोटे ग्रुप्स ने मिलकर एक बड़ा सा संघ बनाया था। और जब वो इस संघ में जो है उनकी मीटिंग्स होती थी, कब कब होती थी? दीपावली पर और बैसाखी के त्योहारों पर ये लोग मिलते थे ताकि मुगलों को पता ना चल सके, त्योहारों के मौके पर मिलते थे। 1765 के बाद से 1765 के बाद से सिखों को राजनीतिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ और जिसकी आखिरी परिणति 19वीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के रूप में हुई। तो 1765 के बाद जो थे मुगलों का राजनीतिक शक्ति के रूप में वो भरकर सामने आया और फिर धीरे धीरे करके वो उन्होंने अपनी राज्य की स्थापना भी कर ली, स्वतंत्र राज्य बना लिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत छोटे गुटों ने स्वयं को 12 क्षेत्रीय संघों में स्थानीय सरदारों के नेतृत्व में पुनः संगठित किया, जिन्हें मिसल्स कहा गया। तो 12 छोटे छोटे ग्रुप थे, गुट थे, जिनको हम बहुत छोटे छोटे गुट भी कह सकते हैं, ग्रुप्स भी कह सकते हैं, जिन्होंने स्थानीय सरदारों के नेतृत्व में खुद को संगठित कर लिया था। सारे गुटों ने मिलकर खुद को संगठित कर लिया था, एक बड़ा संघ बना लिया था, जिसको मिसल्स कहा गया या फिर मिसले कहा गया। ये मिसले अपने मूल रूप में समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। तो मिसल क्यों बनाया गया था? ये जो मिसल संघ था क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि सबको समानता मिल सके, किसी के भी साथ अन्याय ना हो। भागी मिसल का नियंत्रण झेलम तथा सिंधु नदियों के बीच के क्षेत्रों लाहौर एवं अमृतसर पर था। तो भागी मिसल जो है ये एक ग्रुप का नाम है, भागी मिसल। ऐसे ही रामगढ़ मिसल का नियंत्रण जो था वो जालंधर के दोआब पर था। जो कुछ कुछ संघ थे उनके नाम बता रही मैं। पहला भागी मिसल है, दूसरा रामगढ़ मिसल है और इनका नियंत्रण कहाँ कहाँ पर था? तो ये तीसरा है कन्हैया का नियंत्रण रेकरी क्षेत्र पर था। कन्हैया भी मिसल का नाम है। सिंहपुरियों का नियंत्रण, जो मैं नाम ले रही हूँ सब नाम ही है। कन्हैया, सिंहपुरी, हलूविया, ये सब नाम है। सिंहपुरियों का नियंत्रण जो था वो सतलुज नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों पर था। फिर आलूविया मिसल का नियंत्रण राजकोट तथा कपूरथला पर था। सुकर चकिया का आधिपत्य गुजरावाला या वजीराबाद पर था। फिर फुल्किया का नियंत्रण मालवा तथा सरहिंद पर था। तो इस तरह से ये मिसल जो थे इनके नाम है ये, और मिसलों का नियंत्रण कहाँ कहाँ पर था, किस किस एरिया पर था, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। मिसलों के बारे में नियंत्रण करते समय हर सदस्य को समान रूप से बोलने का अधिकार था और अपने अपने संगठनों को मुखिया तथा अन्य सरदारों को चुनने का भी अधिकार था। तो मिसल जो थे उसमें जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर्स होते थे, उनको समान रूप से बोलने का, जितने भी संघ जैसे कि अलग अलग संघों के नाम लिए मैंने, उन सभी को समान रूप से बोलने का, उनके मेंबर्स को भी समान रूप से बोलने का अधिकार होता था और उनके जो सदस्य होते थे उनको भी उन्हें चुनने का पूरा अधिकार होता था। मिसल के प्रारंभिक चरण में उसकी एकता तथा लोकतांत्रिक चरित्र अफगान आक्रमण के खतरे के टल जाने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति क्या थी या फिर उसका स्वरूप कैसा था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये वीडियो का हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।